हिंदी की समकालीन कहानियों की श्रृंखला में आज मैं जिनकी कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वे हैं संवेदनाओं को शब्दों में पिरोने वाली एक सशक्त लेखिका नीरजा हेमेंद्र जी। इनकी कहानियाँ सिर्फ शब्द नहीं बल्कि हमारे समाज और परिवार के रिश्तों की सच्ची झलक हैं। तो सुनिए कहानी मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। ये अक्टूबर माह की सुबह है। प्रतिदिन की भांति मैं प्रातः टहलने निकला हूँ। मैं सरकारी विभाग में निदेशक के पद से सेवानिवृत्त एक 65 वर्षीय वृद्ध नहीं, प्रौढ़ कहूँगा स्वयं को हूँ, क्योंकि मेरे भीतर कुछ ऐसा है जो मुझे स्वयं को वृद्ध मानने से रोकता है। क्या है मेरे भीतर? ढूंढने पर अपने अंदर उस युवा को पाता हूँ, 26 वर्षीय उस स्वप्नदर्शी युवा को जो अदद एक नौकरी की तलाश में था। मेरे बिजनेसमैन पिता जिनकी ब्रांडेड कपड़ों की दुकान थी, उसमें मेरी कोई रुचि नहीं थी। मेरी रुचि नौकरी करने में थी। मेरे पिता की रुचि मेरा विवाह कर देने में थी, क्योंकि मेरी उम्र भी विवाह की हो रही थी। मेरी मम्मी भी मेरे विवाह के लिए चिंतित रहती थी। इसी बीच मेरी नौकरी लग गई। मेरी इच्छा पूरी हो गई थी। मेरे पिता ने नौकरी ज्वाइन करने में मेरा पूरा समर्थन और सहयोग किया। मम्मी तो सदा ही मेरा समर्थन करती थी। नौकरी ज्वाइन करने के पश्चात मैंने सोचा कि माता पिता ने मेरी नौकरी करने पर कोई आपत्ति नहीं की, तो मैंने भी अपने माता पिता को एक खुशियों का उपहार देना चाहा। मेरे विवाह के लिए उन्हें उनकी पसंद की लड़की देखने व मेरा विवाह करने की इच्छा पूरी करने की स्वीकारोक्ति दे दी। मैंने कहा और मेरे माता पिता ने पूर्णिमा के साथ मेरा धूमधाम से विवाह कर दिया, जिसे कदाचित उन्होंने पहले से देख रखा था। मेरी स्वीकारोक्ति मिलते ही 6 माह के भीतर मेरा विवाह कर दिया। पूर्णिमा देखने में ठीक ठाक थी, गृह कार्यों में निपुण थी। विवाह के पश्चात पूर्णिमा 4 वर्षों तक मेरे माता पिता के पास रही। इस बीच मेरी 2 बेटियां हो गईं। मुझे 2 कमरों का सरकारी आवास मिल गया। मैं पूर्णिमा को नौकरी पर लेकर चला गया। पूर्णिमा के हवाले अपना घर व 2 बेटियों को कर मैं नौकरी करने लगा। विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करते करते मैं 10 वर्ष के अंदर उप निदेशक बन गया। कुछ समय पश्चात वरिष्ठता क्रम में निदेशक। ओह, प्रतिदिन मैं टहलने निकलता हूँ तो उन दिनों की जो लगभग 20 वर्ष पूर्व के दिन हैं, उनकी स्मृतियाँ अवश्य मेरा पीछा करते करते पूरे मार्ग में मेरे साथ चलती हैं। कभी कभी मेरे साथ ही मेरे कक्ष में आ जाती हैं। उन दिनों की स्मृतियाँ मैं जीने लगता हूँ। ये अक्टूबर माह मुझे प्रारंभ से ही बहुत अच्छा लगता रहा है। गर्मियों के पश्चात मनोरम मौसम का प्रारंभ, पारिजात खिलने की ऋतु, पर्वों की ऋतु और सोनम के साथ थोड़ा घूमने की ऋतु थी। उन दिनों ऑफिसर बनने के बाद मिल रहा सम्मान मुझे स्थायी लगता था। पूरे दिन कार्यालय में चापलूसों से घिरा रहता। कार्यालय का समय समाप्त होने के पश्चात सोनम, जो मेरे कार्यालय में मेरी टाइपिस्ट थी, उसके साथ थोड़ा समय व्यतीत करना मुझे अच्छा लगता। सोनम के साथ रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने जाना, कभी फिल्में देखना, कभी उसके हाथों को थामे यूं ही घूमना। मैं समझता कि जीवन में ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा। मेरे सिर पर ऑफिसर बनने का फितूर सवार था या सोनम के साथ का जुनून। मैं घर में मात्र खर्च के पैसे दे देता और अपने उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाता। पूर्णिमा की ओर देखना छोड़ दिया था। पूर्णिमा पूरी तरह घर को समर्पित एक आदर्श स्त्री थी। ये बात मुझे उस समय समझ में आई जब कई वर्षों तक मेरे साथ रहने के पश्चात सोनम अपना स्थानांतरण कराकर दूसरे विभाग में चली गई, जहाँ उसे वेतन के अतिरिक्त कमाई के अन्य अवसर थे। तो क्या इतनी सरलता से सोनम मेरे जीवन में आई थी और चली गई? मेरे घर में पूर्णिमा पर, मेरी बेटियों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा? उन दिनों मैं अक्सर सोनम के साथ रात में होटल में कमरा लेकर रुक जाता। पूर्णिमा मुझे अच्छी नहीं लगती। पूर्णिमा के लिए मेरे मन में क्रोध भरा था। उसे मैं सोनम के प्रति अपने प्रेम में बाधा समझने लगा था। मैं अपना क्रोध निकालने के अवसर ढूंढता था, किंतु पूर्णिमा सुघड़ गृहिणी थी। वो मुझे कोई अवसर नहीं देती। एक दिन मुझे प्रतिदिन से आधे घंटे पूर्व जाना था। मंत्री के यहाँ मीटिंग थी। ये बात मैंने जानबूझकर पूर्णिमा से नहीं बताई थी, ताकि वो नाश्ता पूर्व समय के अनुसार तैयार करे। मैंने शीघ्र तैयार होकर पूर्णिमा से नाश्ता लाने के लिए कहा। अभी लाती हूँ।
कहती हुई पूर्णिमा रसोई में तीव्र गति से काम करने लगी होगी। बर्तनों की खटपट की आवाज़ें तेज हो गई थीं। दोनों बेटियां कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थीं। अभी तक कुछ बनाया नहीं, कहते हुए मैं रसोई में गया और पूर्णिमा के बाल पकड़कर रसोई के प्लेटफॉर्म पर पड़ा बेलन उठाकर उसकी पीठ पर 5-6 बेलन मार दिया। साथ ही बोलता जा रहा था कि अभी तक कुछ बनाया नहीं, ताकि बेटियां सुने तो मुझे नहीं अपनी माँ को गलत समझें। पूर्णिमा फर्श पर गिर गई और बाप बाप करके रोने लगी। दोनों बेटियां रसोई में आ गईं और अपनी माँ की ओर लपकीं। अभी मंत्री के साथ मीटिंग है, नाश्ता कुछ बनाया नहीं, देर से जाएंगे तो साला मंत्री मेरी क्लास ले लेगा। बेटियों की ओर देखते हुए मैंने कहा और बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद कर लेना, एक बेटी से मैंने कहा। गैरेज से कार निकाली और अपने कार्यालय की ओर बढ़ गया। मंत्री के साथ मेरी कोई मीटिंग नहीं थी। मैं खुश था, सोनम के लिए संतुष्ट था। मैं अपने व सोनम के बीच की बाधा को थोड़ी तकलीफ़ देने में सफल रहा। शाम को घर गया तो बेटियां मुझे अजीब दृष्टि से देख रही थीं। मैं समझ नहीं पाया था कि बेटियों की दृष्टि में मैं अपना सम्मान खो चुका हूँ। मेरे आने की आहट सुनकर पूर्णिमा अपने कमरे से बाहर निकलकर रसोई की ओर बढ़ने लगी। कमरे में कदाचित वो लेटी थी, क्योंकि उसके बाल बिखरे हुए थे। वो धीरे धीरे कमर पकड़कर चल रही थी। मैंने देखा और अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। कहाँ जा रही हैं? चाय हम बना कर दे देंगे, चलिए कमरे में और आराम कीजिए। बड़ी बेटी पूर्णिमा के पास आई और उसका हाथ पकड़कर ले गई। मैं हाथ मुंह धोकर आया तो मेरी चाय मेज पर रखी थी। मैंने स्वयं रसोई में जाकर प्लेट में थोड़ी सी नमकीन ली और चाय पीने लगा। थोड़ी देर में काम वाली आ गई और भोजन बनाने लगी। बड़ी बेटी रसोई में जाकर उसे सब बता रही थी। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, आप खाना बनाकर मेज पर रख दीजिएगा, बड़ी बेटी ने काम वाली को समझाते हुए कहा। वो पहली बार था जब मैंने उस दिन अकेले चाय पी और भोजन किया। अन्यथा पूर्णिमा मेरे आसपास ही रहती। कभी सामने कुर्सी पर बैठकर घर गृहस्थी और बेटियों की पढ़ाई की बातें करती। मैं सोनम के ख्यालों में खोया उसकी अधिकांश बातें सुन नहीं पाता, या कहूँ तो सुनने का प्रयत्न नहीं करता। अगले दिन मैं कार्यालय गया तो मेरे स्टाफ से ज्ञात हुआ कि मेरे घर से फ़ोन आया था कि मेरी मंत्री के साथ मीटिंग हो गई। तो मेरे स्टाफ द्वारा बता दिया गया कि आज मीटिंग नहीं थी, साहब किसी व्यक्तिगत काम से गए थे, 1 घंटे विलम्ब से आए थे। मैंने अनुमान लगाया कि पूर्णिमा ने आज तक मेरे बारे में कुछ भी जानने का प्रयास नहीं किया। ये फ़ोन मेरी बेटियों ने किया होगा। मेरे व्यवहार से कदाचित मेरी बेटियों ने मेरे किसी अन्य स्त्री से अवैध संबंधों का अनुमान लगा लिया होगा, क्योंकि पूर्णिमा मेरी निष्ठा पर अंधविश्वास करती थी। मेरी नई जनरेशन की बेटियों ने ये किया होगा। अब मैं अपनी बेटियों से भी ठीक से बात नहीं करता। मेरा घर रिश्तों की टूटी फूटी दीवारों से बना खंडहर बनता जा रहा था। मैंने उन दीवारों को अपने स्नेह की छाँव से बचाया नहीं। ओहो, विगत स्मृतियों में जीने के लिए मैं कितना विवश हूँ। टहलते हुए भी मैं उन्हीं में जीने के लिए बाध्य हूँ। भीड़ भरी सड़क पर भी अकेला हूँ, अपने मोहल्ले में भी अजनबी हूँ। प्रतिदिन मेरा सुबह टहलना अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे दिन और रात घर में बंद रहने के पश्चात टहलने के बहाने एक बार बाहर निकलने के लिए है। मैं टहल कर आया, अपने घर को खोला और अंदर प्रवेश किया। घर में सन्नाटा पसरा था। यह सन्नाटा अत्यंत क्रूर था, जो प्रतिदिन मुझे पश्चाताप की आग में झोंक देता। मैं बाथरूम में चला गया, फ्रेश होकर आया और अपने लिए चाय बनाने रसोई में गया। रसोई पूर्णिमा की स्मृतियों से भरी थी, यद्यपि पूर्णिमा यहाँ रही नहीं। लगभग 12 वर्ष हो गए। पूर्णिमा मेरे घर से गई नहीं। उसकी स्मृतियों से घर का कोना कोना या मन का कोना कोना भरा है। उस दिन मेरे हाथ से मार खाने के बाद से पूर्णिमा प्रतिदिन छुप छुप कर रोती। ये बात मैं जानता था, किंतु कभी उसके अश्रु पोंछने या खेद प्रकट करने नहीं गया। न ही उसे कभी चुप कराया, न कभी इन मानवीय संवेदनाओं की आवश्यकता समझी। मैं डाइनिंग मेज पर चाय लेकर बैठ गया। चाय की चुस्कियां लेते लेते सोनम के बारे में सोचने लगा। सोनम के प्रति मैं ईमानदार था क्या? क्या मैंने अपने पद का दुरुपयोग करके उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए बाध्य नहीं किया था? हाँ, सोनम विवाहित थी, उसका एक छोटा बच्चा था। फिर भी वो मुझे पूर्णिमा से अच्छी लगती। पूर्णिमा से कम उम्र की थी वो। सोनम युवा थी, किंतु मैं तो उससे उम्र में काफ़ी बड़ा था। फिर भी पूर्णिमा मेरे लिए प्रौढ़ और बासी हो चुकी थी। क्या मैं सोनम के योग्य युवा था?
पुरुषों की उम्र चाहे जितनी हो, वो स्वयं से छोटी पत्नी को ही बूढ़ी मानने लगते हैं, स्वयं को नहीं। मैंने भी पूर्णिमा के साथ यही किया। समय व्यतीत होता रहा। मैंने नौकरी में रहते एक उत्तरदायित्व पूरा किया कि अपने दोनों बेटियों का विवाह सेवानिवृत्ति से 5 वर्ष पूर्व कर दिया। बेटियों का विवाह सरलता से हो गया, जिसमें मेरा नहीं, मेरी बेटियों का परिश्रम और कदाचित पूर्णिमा का प्रोत्साहन उनके साथ था। मेरी बड़ी बेटी पीसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करके अधिकारी के पद पर नौकरी कर रही थी। छोटी डिग्री कॉलेज में शिक्षक की नौकरी के लिए चयनित हो गई थी। मुझे अपनी योग्य बेटियों के लिए वर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छे घरों में उनके रिश्ते हो गए। मैं विवाह की सभी रस्मों का निर्वहन पूर्णिमा के साथ बैठकर अनिच्छा से करता रहा। मुझे स्मरण है कई रस्में जहाँ पूर्णिमा के साथ मेरी भी आवश्यकता होती तो वहाँ से कभी कभी मैं बहाना बनाकर उठ जाता। कारण सोनम मेरे मन में, मेरे जीवन में छाई हुई थी। दोनों बेटियों के उत्तरदायित्व से मुक्त होकर मैं बहुत खुश था। बेटियों के जाने से घर सूना हो गया है, ये मुझे कभी महसूस नहीं हुआ, बल्कि मैं आज़ाद पक्षी की भांति स्वयं को स्वतंत्र अनुभव कर रहा था। मुझे बड़ा सा सरकारी बंगला मिला था, जिसमें मैं सोनम के साथ लिव इन में रहना चाहता था, किंतु पूर्णिमा के रहते ये संभव नहीं था। सेवानिवृत्ति के पश्चात रहने के लिए एक 3 बेडरूम का फ्लैट पहले से ले रखा था, जिसे मैंने पूर्णिमा को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तब सोनम मेरे जीवन में नहीं आई थी। सोनम के आने के बाद मैं मकान लेता तो हो सकता था सोनम को नॉमिनी कर देता। मेरी पत्नी पूर्णिमा इतनी सीधी थी कि वो ये भी ना पूछती कि मैंने अपने फ्लैट में नॉमिनी किसको किया। शनैः शनैः सोनम से मैं अत्यंत प्रेम करने लगा था। बेटियों का विवाह हो चुका था। मैं स्वतंत्र था, पूर्णिमा को बद्दी बद्दी गालियाँ देने के लिए, यदा कदा हाथ उठाने के लिए, पूर्णिमा के ऊपर अपनी भड़ास, अपना क्रोध निकालने के लिए। और एक दिन तो मैंने पूर्णिमा से कह दिया कि मैं अन्य किसी युवती से प्रेम करता हूँ, उसे मैं इसी बंगले में लाकर रखूँगा। तुम्हें बर्दाश्त हो तो रहना, अन्यथा कहीं चली जाना। तुम्हें कोई पूछेगा तो मैं कह दूँगा किसी के साथ भाग गई। मेरी बात सुनकर पूर्णिमा अत्यंत दारुण स्वर में विलाप करने लगी। वो टूट गई थी। कदाचित वो कांपने लगी थी, खड़ी नहीं हो पा रही थी, फर्श पर बैठकर रोने लगी थी। मैं पूर्णिमा को रोता छोड़कर बाहर निकल गया। पूर्णिमा के प्रति अपने उस समय के व्यवहार से मैं खुश था। मैं इतना निर्दयी कैसे हो गया था? कदाचित सोनम के प्रेम में मैंने मानवीय गुणों को भी तुरोहित कर दिया। मेरी बेटियां अपनी माँ को फ़ोन करती, मुझे नहीं। वो ऐसे समय घर आकर अपनी माँ से मिलकर चली जाती जब मैं कार्यालय में रहता। ये बातें गार्ड मुझे बताता। मेरी दोनों बेटियों को एक एक बच्चा हो गया था, किंतु मैंने उन्हें नहीं देखा था। विवाह के बाद से ही बेटियों को नहीं देखा था। न कभी पूर्णिमा से उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि पूर्णिमा से मेरा पति पत्नी का संबंध नहीं रह गया था। आज ये बातें मैं क्यों स्मरण कर रहा हूँ, जबकि मेरे जीवन में अब कुछ भी नया होने वाला नहीं है। न चाहते हुए भी मैं उन पलों में जीने लगता हूँ जिन्होंने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। सोचता हूँ उन पलों से मुझे छुटकारा क्यों मिल जाना चाहिए। वो मेरे ही द्वारा निर्मित दिन और पल थे। बेटियों का विवाह हो गया। पूर्णिमा के प्रति मेरी घृणा पराकाष्ठा पर थी। पूर्णिमा मुझे अच्छी नहीं लगती। उन्हीं दिनों सोनम मुझसे दूर जाने लगी थी। मैंने उस पर अपने पद का दबाव बनाना प्रारंभ कर दिया तो उसने दूसरे अधिकारियों से मिलकर अपना स्थानांतरण दूसरे विभाग में करा लिया। मेरी सेवानिवृत्ति के मात्र 3 वर्ष रह गए थे। सोनम मेरे जीवन से जा चुकी थी। मेरे मन और जीवन में सन्नाटा सा छा गया था। मैं अकेला पड़ चुका था। दिन भर कार्यालय में रहता, शाम को घर में चुपचाप जाता और भोजन करके सो जाता। मैं सोनम के साथ अय्याशी भरा जीवन जीने का अभ्यस्त हो चुका था। यही कारण था कि दिन में 2-3 बार सोनम को फ़ोन करता, किंतु वो फ़ोन नहीं उठाती। ये सब करते करते 1 वर्ष और व्यतीत हो गए। अब मुझे अपने जीवन में बिखरा सन्नाटा चुभने लगा था। कभी कभी अत्यंत घुटन होने लगती। किसी अपने से बात करने की इच्छा होती तो बेटियों में किसी को फ़ोन मिलाता। कोई बेटी मेरा फ़ोन नहीं उठाती, जबकि बहुधा मैं सुनता कि पूर्णिमा फ़ोन पर उनसे बातें कर रही है। कुछ माह और व्यतीत हो गए। मेरी नौकरी के दिन कम हो रहे थे और उदासियों के दिन बढ़ रहे थे। एक दिन मैंने पूर्णिमा की ओर देखा, जबकि मैंने उसकी ओर देखना कब का छोड़ दिया था। कदाचित ये मेरे भीतर का पुरुष था जो एक स्त्री के न मिलने पर दूसरी ओर बढ़ना चाह रहा था।
इसी भावना से मैंने अपनी बासी पत्नी की ओर देखा। पूर्णिमा बेहद कमज़ोर लग रही थी। सफ़ेद काले मिले जुले बालों को तेल लगाकर घसकर चोटी बना रखी थी। मुझे स्मरण था कि पहले अपने बाल थोड़े भी सफ़ेद दिखने पर पूर्णिमा डाई लगा लेती थी। तबीयत ठीक नहीं है क्या? मुझे अपनी ओर देखते हुए पाकर पूर्णिमा ने मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। फिर भी मैंने पूछा। पूर्णिमा अपने कमरे में उठकर चली गई। कमरे से उसके रोने की दर्द भरी आवाज़ें आने लगी थीं। मैं पूर्णिमा के पीछे पीछे उसके कमरे में चला गया। चला जा यहाँ से, मुझसे बोलने की और मेरे पास आने की कभी कोशिश ना करना। जवान औरतें छोड़कर भाग गई तुम्हें, अब बूढ़ी औरत का शोषण करेगा, लगभग चीखते हुए पूर्णिमा ने कहा। मैं उसके कमरे से तुरंत बाहर निकल आया। सही तो कहा था पूर्णिमा ने। भले ही पूर्णिमा साधारण स्त्री थी, किंतु अवैध और बाजारू संबंधों की सच्चाई से वाकिफ थी। उसने मेरे इस व्यवहार से समझ लिया था कि मैं जिस औरत के साथ था वो मुझे छोड़कर जा चुकी है। लगभग सप्ताह भर भी न बीते थे कि पूर्णिमा इस नश्वर संसार को छोड़कर चली गई। मैं अकेला उसके निर्जीव पड़े शरीर को देख रहा था। गार्ड बाहर था। मैंने आवाज़ देकर उसे बुलाया। उसकी मदद से पूर्णिमा के शरीर को आंगन में लेटाया। पूर्णिमा के पास ज़मीन पर बैठा मैं सोच रहा था कि बेटियों को कैसे बताऊं। उन्हें फ़ोन करूंगा तो वे उठाएंगी नहीं। मैंने फ़ोन कर दिया है साहब, दीदी लोग आती ही होंगी। सुबह मेम साहब को अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो उन्होंने कहा था कि दीदी लोगों को फ़ोन करके आने के लिए बोल दो। मैंने उसी समय दीदी लोगों को फ़ोन कर दिया था, गार्ड ने कहा। लगभग आधे घंटे पश्चात बेटियां आ गईं। मैं अपनी नाती नातिन को पहली बार देख रहा था। दोनों के बच्चे लगभग 3 वर्ष के हो चुके थे। बेटियां अपनी माँ से लिपटकर अत्यंत दारुण स्वर में विलाप कर रही थीं। मैंने गार्ड से कार्यालय में फ़ोन करवा दिया था। मेरे कुछ सहायक आ चुके थे। बेटियों ने काम वाली की सहायता से पूर्णिमा को ले जाने की तैयारी की। लगभग 1 घंटे के पश्चात हम सब पूर्णिमा की अंतिम विदाई के लिए घर से निकल पड़े। मेरे अश्रु नहीं निकल रहे थे, किंतु भीतर ही भीतर कुछ ऐसा था जो टूट कर टुकड़े टुकड़े हो रहा था। घाट पर पहुंचकर मैंने पूर्णिमा का चेहरा अंतिम बार देखना चाहा। पूर्णिमा पूरे श्रृंगार में थी। ओह, मैंने पूर्णिमा के साथ ये क्या किया? कई वर्षों पूर्व पूर्णिमा ने सिंदूर लगाना छोड़ दिया था। आज पूर्णिमा सिंदूर बिंदी लगाकर जा रही है। कदाचित उसने सोच रखा था कि मरकर वो मेरे सिंदूर को राख के रूप में लौटा कर जाएगी। पूर्णिमा जा रही है। वो अग्नि में स्वयं को समर्पण कर रही है, किंतु मुझे कभी न बुझने वाली अग्नि में जलने के लिए छोड़कर जा रही है। पूर्णिमा का अंतिम संस्कार कर मैं घर आया। मेरी बेटियां जा चुकी थीं। मैंने अकेले गार्ड की सहायता से घर में होने वाले कार्य किए। शेष नौकरी पूरी कर सेवानिवृत्त होकर इस घर में आया। मैंने अकेले ही इस फ्लैट में शिफ्ट किया। मेरे साथ कार्यालय का कोई सहकर्मी या मित्र नहीं था, क्योंकि मैं सेवानिवृत्त हो चुका था। परिवार तो मेरा पहले ही मेरे कारण टूट फूट की भेंट चढ़ चुका था। मेरे पास पैसे थे, जिससे मैंने मजदूर खरीदे और घर व्यवस्थित किया। इस घर में अकेले रहते हुए मुझे लगभग 5 वर्ष हो गए हैं। मैं इस पिंजरे जैसे फ्लैट में अकेले रहता हूँ। पूर्णिमा यहाँ कभी नहीं रही, किंतु मेरे जीवन में तो रही। मेरी बेटियों की माँ थी। मैंने उसके समक्ष अपनी गलती कभी नहीं स्वीकार की। मेरा पुरुषत्व परिवार के प्रति पूर्णिमा के समर्पण और त्याग के ऊपर रहा। मैंने कभी अपनी गलतियों, अपनी चरित्रहीनता के लिए कभी पूर्णिमा से सॉरी नहीं कहा, कभी नहीं। मैंने अपनी क्रूर करतूतों के लिए उससे कभी क्षमा नहीं मांगी। पूर्णिमा मुक्ति पा गई। मैं आज तक अपने कर्मों की आग में जल रहा हूँ। मेरे साथ इस समय कोई नहीं है। पूर्णिमा, जितने अश्रु तुमने मेरी चरित्रहीनता पर बहाए होंगे, उससे अधिक अश्रु अब तुम्हें स्मरण कर मैं बहा रहा हूँ, जिसे देखने के लिए तुम नहीं हो। मुझे क्षमा कर देना पूर्णिमा, क्षमा कर देना। अभी आप सुन रहे थे नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी हुई कहानी मैंने क्यों नहीं कहा। पत्नी की उपेक्षा और अवहेलना करने वाले एक चरित्रहीन पुरुष की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।